मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। देखो आपकी पिछली क्लास में ईथर के रासायनिक गुण चल रहे थे, जिसमें 5 रासायनिक गुण कंप्लीट हो गए थे। अब देखो छठवां रासायनिक गुण है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया, कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया। देखो बोरोन ट्राईफ्लोराइड यानी BF3, बोरोन ट्राईफ्लोराइड का सूत्र क्या होता है? BF3। बोरोन ट्राईफ्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में लगभग 500 वायुमंडलीय दाब तथा 125 से 150 डिग्री सेल्सियस ताप पर ईथर की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करवाने पर एथिल प्रोपीनेट प्राप्त होता है। BF3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में लगभग 500 वायुमंडलीय दाब पर तथा 125 से 150 डिग्री सेल्सियस ताप पर ईथर की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करवाने पर क्या प्राप्त होता है? एथिल प्रोपियोनेट प्राप्त होता है। ओके बच्चों, तो देखो बोरोन ट्राईफ्लोराइड, बोरोन ट्राईफ्लोराइड BF3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में बोरोन ट्राईफ्लोराइड यानी BF3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में लगभग 500 वायुमंडलीय दाब तथा 125 से 150 डिग्री सेल्सियस ताप पर ईथर की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करवाने पर एथिल प्रोपियोनेट प्राप्त होता है। BF3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में लगभग 500 वायुमंडलीय दाब तथा 125 से 150 डिग्री सेल्सियस ताप पर ईथर की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करवाने पर एथिल प्रोपियोनेट प्राप्त होता है। जैसे आपके पास C2H5O, C2H5 इसका नाम है डाईएथिल ईथर। इसकी क्रिया किसके साथ करवाओगे? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। और वही कौन से उत्प्रेरक की उपस्थिति में? BF3 उत्प्रेरक
500 ATM 125 से 150 डिग्री सेल्सियस तक। एथिल प्रोपियोनेट, तो देखो C2H5 COO C2H5, ये तो एथिल हो गया और 2 और 1 3 कार्बन हो गए। 3 कार्बन होने पर प्रोप और एस्टर है तो अनुलग्न क्या लगेगा 8, तो नाम क्या हो गया एथिल प्रोपियोनेट। एथिल प्रोपियोनेट। ओके बच्चों, अब देखो 7वां रासायनिक गुण है अपचयन। 7वां रासायनिक गुण कौन सा है अपचयन। देखो अपचयन में क्या होता है, लाल फास्फोरस व हाइड्रो आयोडिक अम्ल से ईथर को लाल फास्फोरस व हाइड्रो आयोडिक अम्ल से अभिकृत करने पर इसका अपचयन हो जाता है तथा एथेन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है एथेन। तो देखो ईथर को लाल फास्फोरस व हाइड्रो आयोडिक अम्ल से अभिकृत करने पर इसका अपचयन हो जाता है। तथा एथेन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है एथेन प्राप्त होती है। ओके बच्चों, तो देखो जैसे C2H5O C2H5, इसका नाम है डाईएथिल ईथर। क्या कर रहे हो अपचयन कर रहे हो किसकी उपस्थिति में, लाल फास्फोरस प्लस हाइड्रो आयोडिक अम्ल की उपस्थिति में। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा 2C2H6। देखो कार्बन कितने हैं 4, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन कितनी है 12, 6 दूनी 12, 5 और 5 10 और 2 12, कितने हाइड्रोजन बच गई 2, कितने ऑक्सीजन बच गए 1, तो प्लस क्या हो जाएगा H2। तो ईथर को लाल फास्फोरस व हाइड्रो आयोडिक अम्ल से अभिकृत करने पर इसका अपचयन हो जाता है और क्या प्राप्त होती है एथेन प्राप्त होती है। जैसे डाईएथिल ईथर है, अपचयन 4 हाइड्रोजन के साथ में करवा रहे हो, लाल फास्फोरस प्लस हाइड्रो आयोडिक अम्ल है, तो क्या प्राप्त हुई है एथेन प्राप्त हुई है। ओके बच्चों, नोट करो। अब देखो अगला रासायनिक गुण है ऑक्सीकरण। आठवां रासायनिक गुण है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में देखो क्या होता है, परबल ऑक्सीकारकों जैसे अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ
परबल ऑक्सीकारकों जैसे अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ईथर का ऑक्सीकरण करने पर एसिटेल्डिहाइड व एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। पहले एसिटेल्डिहाइड प्राप्त होगा, फिर एसिटेल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करोगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। तो देखो ऑक्सीकरण परबल ऑक्सीकारक या ऑक्सीकारकों लिख दो। परबल ऑक्सीकारकों जैसे अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 प्लस H2SO4 अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। परबल ऑक्सीकारकों जैसे अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ईथर का ऑक्सीकरण करने पर एसिटेल्डिहाइड व एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। ओके बच्चों, तो देखो जैसे C2H5O C2H5 इसका नाम क्या है, डाईएथिल ईथर। क्या करवा रहे हो, ऑक्सीकरण 2 ऑक्सीजन के साथ में, किसकी उपस्थिति में, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में। पहले क्या प्राप्त होगा, एसिटेल्डिहाइड। तो देखो 2CH3CHO इसका नाम क्या है, एसिटेल्डिहाइड। एसिटेल्डिहाइड। अब कार्बन कितने हैं, 4। यहाँ पे भी देखो 2 और 2 कितने हो गए, 4। हाइड्रोजन कितने हैं, 10। यहाँ पे देखो 3 दूनी 6 और 2 कितने हुए, 8। कितने बच गए, 2। ऑक्सीजन कितनी है, 2 और 1 3। कितने काम आ गई, 2। कितने बच गए, 1। तो H2O। अब देखो जो एसिटेल्डिहाइड प्राप्त हुआ है, एसिटेल्डिहाइड CH3CHO एसिटेल्डिहाइड इसका क्या करोगे, ऑक्सीकरण करोगे। तो वही किसकी उपस्थिति में, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल क्या प्राप्त हो गया, एसिटिक अम्ल। तो एसिटेल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करने पर आपको क्या प्राप्त हुआ, एसिटिक अम्ल। तो ऑक्सीकरण है परबल ऑक्सीकारकों जैसे अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ईथर का ऑक्सीकरण करने पर एसिटेल्डिहाइड वह क्या प्राप्त होता है, एसिटिक अम्ल। डाईएथिल ईथर है
अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण हुआ तो क्या प्राप्त हुआ? एसीटेल्डिहाइड। फिर एसिटेल्डिहाइड का वही अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण किया तो क्या प्राप्त हुआ? एसिटिक अम्ल। ओके बच्चों, अब देखो नवा रासायनिक गुण है प्रोक्साइड का बनना स्वयं ऑक्सीकरण। देखो प्रोक्साइड का बनना स्वयं ऑक्सीकरण। देखो कौन सा रासायनिक गुण है ये? नवा। प्रोक्साइड बनेगा और क्या होगा? स्वयं ऑक्सीकरण। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ईथर, वायु, ऑक्सीजन या ओजोन के साथ अभिक्रिया करके डाई एथिल ईथर प्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाएगा? डाई एथिल ईथर प्रोक्साइड। परंतु ईथर को लंबे समय तक वायु के संपर्क में रखने पर वह डाई एथिल ईथर हाइड्रोप्रोक्साइड बनाता है जो एक विस्फोटक पदार्थ है। जब ईथर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु, ऑक्सीजन या ओजोन के साथ अभिक्रिया करेगा तो डाई एथिल ईथर प्रोक्साइड बनेगा। लेकिन ईथर को लंबे समय तक जब वायु के संपर्क में रखा जाता है तो वह डाई एथिल ईथर हाइड्रोप्रोक्साइड बनाता है जो एक विस्फोटक पदार्थ है। वेरी मोस्ट रिएक्शन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो देखो प्रोक्साइड का बनना या स्वयं ऑक्सीकरण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ईथर, वायु, ऑक्सीजन या ओजोन के साथ क्रिया करके डाई एथिल ईथर प्रोक्साइड बनाता है। ओजोन के साथ क्रिया करके डाई एथिल ईथर प्रोक्साइड बनाता है, जैसे C2H5O C2H5, इसका नाम है डाई एथिल ईथर। यह वायु ऑक्सीजन से क्रिया करेगा 1/2 2 से क्या कैंसिल हो गया 2। ऑक्सीजन पर कितने एकांक के इलेक्ट्रॉन युग्म है 2, इलेक्ट्रॉन तो 4 और युग्म 2। तो देखो क्या बना लेगा C2H5O, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन बची हुई जो यहाँ पे बच गई C2H5।
इसका नाम है डाई एथिल ईथर प्रोक्साइड। डाई एथिल ईथर प्रोक्साइड। डाई एथिल ईथर प्रोक्साइड। अब ईथर को लंबे समय तक वायु के संपर्क में रखने पर वह डाई एथिल ईथर हाइड्रोप्रोक्साइड बनाता है, जो एक विस्फोटक पदार्थ है। परंतु ईथर को लंबे समय तक वायु के संपर्क में रखने पर यह डाई एथिल ईथर हाइड्रोप्रोक्साइड बनाता है, जो एक विस्फोटक पदार्थ है। ओके बच्चों, जैसे C2H5O C2H5, इसका नाम है डाई एथिल ईथर। यह ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और क्या बना लेगा? CH3CH2, चाहे C2H5 लिख दो। यहाँ से देखो ऑक्सीजन CH3OH, देखो CH3CH2O, CH2CH3 था ना, CH3 ले लिया, एक हाइड्रोजन बच गया, OOH, इसका नाम हो गया डाई एथिल ईथर हाइड्रोप्रोक्साइड। जो कैसा है? एक विस्फोटक पदार्थ है। ओके बच्चों, तो ये है प्रोक्साइड का बनना और सब है ऑक्सीकरण, वेरी मोस्ट अभिक्रिया। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ईथर वायु ऑक्सीजन या ओजोन के साथ क्रिया करके डाई एथिल ईथर प्रोक्साइड बनाता है। देखो डाई एथिल ईथर है, वायु ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, डाई एथिल ईथर प्रोक्साइड। परंतु ईथर को लंबे समय तक वायु के संपर्क में रखने पर यह डाई एथिल ईथर हाइड्रोप्रोक्साइड बनाता है, जो एक विस्फोटक पदार्थ है। डाई एथिल ईथर है, O2 से क्रिया कर रहा है, डाई एथिल ईथर हाइड्रोप्रोक्साइड। ओके बच्चों, नोट करो। अब देखो 10वां रासायनिक गुण है ऑक्सोनियम आयन का बनना। 10वां रासायनिक गुण है ऑक्सोनियम आयन का बनना। देखो ऑक्सोनियम आयन का बनना। ऑक्सोनियम आयन का बनना।
देखो ओक्सोनियम आयन का बनना कैसे होता है। ओक्सोनियम आयन का बनना ईथर को ठंडे व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या HCl के साथ गर्म किया जाता है, या ईथर की अभिक्रिया ठंडे व सांद्र H2SO4 या HCl के साथ करवाई जाती है, तो क्या बनता है? ओक्सोनियम आयन। आयन की जगह तुम लवण भी लिख सकते हो। ओक्सोनियम लवण का बनना, और कब बनेगा? जब ईथर को ठंडे या सांद्र H2SO4 या HCl के साथ अभिक्रिया करवाओगे, तब क्या बनेगा? ओक्सोनियम लवण। ओके बच्चों, तो देखो ईथर की क्रिया ठंडे व सांद्र H2SO4 या HCl के साथ करवाने पर ओक्सोनियम लवण बनता है। क्या बनता है? ओक्सोनियम लवण। ओके बच्चों, जैसे डाई एथिल ईथर है C2H5O C2H5, इसका नाम है डाई एथिल ईथर। H2SO4 के साथ क्रिया कर रहा है ठंडे या सांद्र, तो क्या बन जाएगा? C2H5O कितने हैं? 4, 1 2, यहाँ पे क्या लग जाएगा? H, और C2H5, ये क्या हो गया? प्लस, और ये क्या हो गया? HSO4 माइनस। इसका नाम हो गया डाई एथिल ओक्सोनियम। डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ओक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट C2H5O C2H5 C2H5O C2H5, एक हाइड्रोजन यहाँ से ले लो, वहाँ क्या बच गया? HSO4 माइनस। ये तो क्या हो गया? डाई एथिल। ये क्या हो गया? ओक्सोनियम, और ये क्या हो गया? हाइड्रोजन सल्फेट। तो इसका नाम है डाई एथिल ओक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब यदि यही डाई एथिल ईथर HCl के साथ क्रिया करेगा, C2H5O C2H5, इसका नाम भी क्या है? डाई एथिल ईथर। यह किसके साथ क्रिया करेगा? HCl के साथ, तो क्या बना लेगा? C2H5OH C2H5, यहाँ पे क्या लग गया? प्लस, और ये क्या हो गया? Cl माइनस। इसका नाम है डाई एथिल ओक्सोनियम ओक्सोनियम क्लोराइड। डाई एथिल ओक्सोनियम क्लोराइड।
ओके बच्चों, तो देखो ऑक्सोनियम लवण का बनना ईथर की क्रिया ठंडे व सांद्र H2SO4 व HCl के साथ करवाने पर क्या बनता है? ऑक्सोनियम लवण। H2SO4 के साथ करवाए तो डाई एथिल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त हुआ, और HCl के साथ करवाए तो डाई एथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड प्राप्त हुआ। तो आपकी इस क्लास में ईथर के 5 रासायनिक गुण कंप्लीट हुए हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया, फिर अपचयन, ऑक्सीकरण, प्रोक्साइड का बनना, स्वऑक्सीकरण, ऑक्सोनियम लवण का बनना। ओके बच्चों, क्लास इज ओवर। नेक्स्ट रासायनिक गुण नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।